तो लिखिए हेडिंग ppm, इसको बोलते हो क्या? पार्ट्स पर मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियन। तो इस कंसंट्रेशन टर्म का आप तब यूज करते हैं जब आपका सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है भाई? वेरी वेरी लेस होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। जैसे मैं एग्जांपल लूं, 1 ppm का मतलब है कि आपके पास 1 ग्राम सॉल्यूट है इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो 10⁻⁶ को ये बोलते हो क्या आप? मिलियन बोलते हो। तो मिलियन में एक पार्ट मतलब 10⁻⁶ ग्राम में सिर्फ 1 ग्राम के आपके पास सॉल्यूट है, तो उसको बोलोगे क्या भाई आप? 1 ppm बोलोगे। तो भाई देखो आपका सॉल्यूशन कितना ग्राम का है भाई? 10⁻⁶ ग्राम का, मतलब कितना हो गया? लगभग 1000 kg है। तो 1000 kg में सिर्फ 1 ग्राम प्रेजेंट है बस खाली, तो बहुत कम है कि नहीं भाई? यस सर। सॉल्यूट बहुत कम होता है तो आप यूज करते हैं क्या? ppm टर्म का यूज करते हैं। ठीक है प्रियांशु? यस यस सर। सर। हर्ष क्लियर था? सर एक बार और बताना। मैंने बोला जब मेरे पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम हो एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, तो हम यूज करते हैं क्या? ppm टर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिया, अगर मैं 1 ppm की बात करूं तो 1 ppm का मतलब है कि मेरे पास 1 ग्राम सॉल्यूट है बस। कितने ग्राम में? 10⁻⁶ ग्राम में। तो आपका सॉल्यूशन बहुत ज्यादा है कि नहीं बेटा? यस सर। सॉल्यूट उसमें कितना है? बहुत कम है। तो उसको बोलते हो क्या? 1 ppm बोलते हो। ठीक है? ओके सर। क्लियर आता है कि नहीं है? यस सर। वो क्लियर आता है? तो लिख लीजिए यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन टर्म ऑफ ppm इज इक्वल टू होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। तो ये आपके पास क्या है? जब भी आपसे ppm पूछेगा तो सॉल्यूट का मास ऊपर रख दो, सॉल्यूशन का मास नीचे रख दो और इंटू 10⁻⁶ से कर दो, आपका ppm निकल जाएगा कि कितनी ppm आपके पास है। जैसे आपका जो आप पॉल्यूशन नापते हो दिल्ली के अंदर, वो किसमें नापते हैं आप? ppm में नापते हैं। और आपके पास जो टूथपेस्ट होता है भाई, उसमें क्या ऐड करते हैं? थोड़ा सा फ्लोराइड ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं पता है फ्लोराइड? ताकि आपके जो टीथ है वो क्या कर सके भाई? शाइन कर सके, इसलिए डालते हैं। तो इसका जो अमाउंट होता है वो भी किसमें डालते हो आप? ppm में डालते हो उसको भी। ठीक है भाई? यस सर। क्लियर सबको? यस सर। यस सर। एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन है, निकाल लीजिए बस एनसीईआरटी की बैक साइज। क्वेश्चन नंबर 2.9 होगा क्लोरोफॉर्म वाला। ये लास्ट 11th क्लास में भी था चैप्टर 1 के अंदर। ये वो निकाल लीजिए, जिसके पास एनसीईआरटी निकाल लीजिए एक बार। सर एक मिनट ऊपर कर देना, स्क्रीनशॉट लेना। ले लिया? हो गया सर। चलिए करो भाई। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का बैक साइज का। A sample of drinking water was found to be several contaminated with chloroform. आपके पास पीने का पानी है जिसमें क्या है? क्लोरोफॉर्म डला हुआ है। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाई? कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब वो कैंसर प्रोड्यूसर होता है। लिखा हुआ है सपोज टू बी कार्सिनोजेनस, क्या है? कार्सिनोजन। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। आपके पास बोला है कि आपके पास जो पानी है उसमें कितना क्लोरोफॉर्म है भाई? 15 ppm। 15 ppm क्लोरोफॉर्म। तो उसका मतलब कितना हुआ भाई प्रियांशी? व्हाट डू यू मीन बाय 15 ppm? प्रियांशी बताओ। जैसे मैंने बताया था 1 ppm का मतलब मैंने बताया था, इसलिए फिर बताओ इसका मतलब क्या होगा? प्रियांशी बेटा क्लास में है? यस सर। बता फिर। मैंने बताया था ना आपको 1 ppm का मतलब कि 1 ग्राम 10⁻⁶ ग्राम में।
तो 15 ppm का मतलब कितना हो जाएगा? सर मैं बताऊं, हाँ जी, आप बता दीजिए। 15 ग्राम ऑफ 10 की पावर 6। 15 ppm का मतलब है कि आपके पास क्या है, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म है इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है राधिका? तो आपके पास क्या है, मास है किसका, क्लोरोफॉर्म का, और मास किसका है, पूरे सोल्यूशन का मास भी है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, तो आपने पढ़ा है भाई, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, 100. कि हम मास पेन की बात करें, इनटू 100 इसलिए होगा। तो आपके पास कितना है भाई, ये 15 ग्राम है, ये कितना है 10 की पावर 6 है, इनटू 100 कितना बचा, 10 की पावर 4 बचा, ऊपर कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो इट राइट एज 1.5 10 की पावर -3%। तो ये क्या आपके पास मास परसेंटेज आ गई। ठीक है भाई, सबको क्लियर है? था रियांश तो क्लियर है बेटा? Yes. यस सर। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा सबसे, सेकंड में पूछा उसने आपसे मोलैरिटी पूछा है आपसे। तो भाई मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना है, मोल्स निकालने पड़ेंगे क्लोरोफॉर्म के। तो आपके पास मास ऑफ क्लोरोफॉर्म आपके पास है कितना है भाई, 15 ग्राम। आपके पास क्लोरोफॉर्म का फार्मूला भी है, तो वहां से इसका मास निकाल लेंगे, कार्बन का 12, एच का 1, क्लोरीन 35.5 होता है, इंटू 3 टाइम्स, सब कुछ जोड़ेंगे कितना जाएगा ये, 119.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है भाई यहाँ तक? Yes, sir. तो आप निकाल लेंगे यहाँ से मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, 15 डिवाइड बाय 119.5, तो इट्स कम टू बी 0.125 मोल्स आ जाएंगे अराउंड। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना है मोलैलिटी, निकालना है भाई। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये देखो, आपके पास क्या है, 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन है, और 15 ग्राम सिर्फ क्या आपके पास सॉल्वेंट है। तो आप बोल सकते हो कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? Yes, sir. क्योंकि अगर मैं इसमें 15 माइनस भी करता हूँ, इट्स कम टू बी दिस 99985। Yes, sir. तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 10 के बाद 6 ही बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना भाई? Yes, sir. ये निकल के आएगा ना, ये अगर मैं लिखूँ सिर्फ 9.9998 10 की पावर 5, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया भाई, ये 10 ही है, तो कितना हो गया, 10 की पावर 6 ही आ गया। ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. ये कितना हो गया, 0.125 डिवाइड बाय 10 की पावर 6 इंटू 1000, कितना रह गया, 10 की पावर 3 रह गया, तो ऊपर कितना हो गया ये, 0.125 10 की पावर -3 हो गया, तो इट इज 1.25 10 की पावर -4 मोल मोल पर केजी, यस मोल है। समझ में आया सबको ये? Yes, sir. कोई तो समझ में ना आया हो तो कॉपी कर लीजिए फटाफट जल्दी इसको। ये पहला पार्ट था आपका, और ये पूरा दूसरा पार्ट है आपका। प्रियांशु क्लियर है बेटा? यस सर। कर लीजिए कॉपी। बढ़ गए?
चलो देखिए आगे, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, अगली हेडिंग है सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी से मतलब क्या है, कोई बताना चाहेगा? कोई बता दो भाई, एक बार गलत बताओ कोई बात नहीं, बताओ सही, ट्राई तो करो। जरा बताएगा बेटा सॉलिबिलिटी से मतलब क्या है? सर किसी चीज को मिक्स करने की परसेंटेज जो होती है। परसेंटेज। सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो अगर मेरे पास स्पेसिफाइड अमाउंट है सॉल्वेंट का, स्पेसिफाइड अमाउंट है मेरे पास किसका, सॉल्वेंट का, तो उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, उसको बोलते हो क्या आप, सॉलिबिलिटी बोलते हो। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं, आप टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हो, तो क्या आप एक ग्लास में हमेशा चीनी घोलते रहेंगे, क्या घुल जाएगी हमेशा चीनी? सर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, चीनी पानी में घुलना बंद कर देगी ना भाई। यस सर। तो मैक्सिमम कितनी चीनी पानी में घुल चुकी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ फिक्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है प्रियांशु? यस सर। उसका मतलब है द मैक्सिमम amount of solute dissolve in a specified amount of solvent at a particular temperature। आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना सॉल्यूट आप घोल सकते हो, उसको बोलते हैं सॉलिबिलिटी। ठीक है राधिका? तो सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है, कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फैक्टर्स ऑन विच सॉलिबिलिटी डिपेंड्स। तो पहला फैक्टर आपका है नेचर, किसका, सॉल्यूट का। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट का। तीसरा फैक्टर आपका है टेम्परेचर का। एंड चौथा फैक्टर है आपका किसका भाई, प्रेशर का। ये चार फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। तो सबसे पहला फर्स्ट हम बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की हम बात करते हैं। तो भाई आपके जो फ्रेंड बनते हैं वो कोई बन जाते हैं क्या भाई, नो सर। कौन बनते हैं? जिनकी थिंकिंग आपसे मैच करती है भाई वही तो बनते हैं। यस सर। जो आपके जैसे सोचते हैं, जो आपके बारे में अच्छा चाहते हो, उनसे भी बनते हैं। ये थोड़ी है जो आपके बारे में कुछ सोचता ही नहीं आपका वो फ्रेंड बन जाएगा। बोलो भाई। यस सर। तो सेम, क्या सारे सॉल्यूट सारे सॉल्वेंट में घुल सकते हैं क्या? नो सर। तो अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट का आपस में क्या मैच करेगा, नेचर मैच करेगा, तो वो घुलेंगे। अगर नेचर मैच नहीं करेगा तो क्या वो घुलेंगे? नो सर। अब यहाँ पे नेचर से मतलब क्या है मेरा? तो आपने दो तरह के कंपाउंड सुने होंगे, एक सुना होगा पोलर कंपाउंड्स और दूसरा सुना होगा आपने नॉन पोलर कंपाउंड्स। सुना है भाई राधिका? राधिका दोनों फर्क क्या था, कुछ पता है?
भाई पोलर कंपाउंड में फर्क क्या है भाई? जैसे मैं बोलूँ नॉर्मल कंपाउंड में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे पास क्या है Cl2 मॉलिक्यूल है। तो अगर Cl2 मॉलिक्यूल मेरे पास है तो इसमें जो बॉन्ड बना है किसी से बना है भाई? वो Cl का बॉन्ड Cl से बना है बच्चों। यस सर। तो दोनों Cl हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। यस सर। तो कोई भी शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींच पाएगा बच्चों? नो सर। तो अगर नहीं खींच पाएगा तो यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नो सर। तो अगर जिन बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन नहीं होता है उन बॉन्ड को क्या बोलते हो भैया आप? नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हो। और अगर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है तो डाइपोल मोमेंट कितनी आती है भाई? 0 आती है। तो जिन कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट 0 आती है उन्हें क्या बोलते हैं भैया आप? नॉन पोलर कंपाउंड्स। समझ में आ गया? यस सर। अब मैं बात करता हूँ पोलर कंपाउंड की। जैसे एग्जांपल मैंने लिया HCl लिया, तो भाई यहाँ पे एक H है एक Cl है, और आपको पता है Cl कौन है? हेलोजन है। और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेट ज्यादा होती है क्या करता है भाई? वो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश करता है, खींचता है, पुल करता है, सॉरी, अपनी तरफ पुल करता है। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वहां पे स्लाइड माइनस आता है, दूसरे पे क्या आता है भाई? स्लाइड प्लस आ जाता है। तो यहाँ बॉन्ड में क्या होता है? चार्ज चार्ज सेपरेट। होता है। तो जिन बॉन्ड में चार्ज सेपरेशन होता है उनको बोलते हो क्या आप? पोलर बॉन्ड बोलते हो। और जो बॉन्ड पोलर होंगे उनकी कुछ ना कुछ क्या आएगी भाई? डाइपोल मोमेंट आएगी। तो जिनकी डाइपोल मोमेंट कितनी होती है? 0 होती है, वो क्या कहलाते हैं आपके? नॉन पोलर कंपाउंड। जिनकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होती है उन्हें बोलते हैं क्या? पोलर कंपाउंड। तो क्या पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में घुल पाएगा क्या भाई? क्या नो सर। कंपाउंड नॉन पोलर में घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो याद रखेंगे आप, जो भी आपका पोलर सॉल्यूट होगा वो किस में घुलेगा? पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। और जो आपका नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो कहाँ घुलेगा भाई? नॉन नॉन पोलर। पोलर में घुलेगा। तो इसी को बोलते हो क्या आप? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जिनका आपस में नेचर मैच करता है वो आपस में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। जिनका नेचर मैच नहीं करेगा तो नहीं घुलेंगे। एग्जांपल है, नमक पानी में घुलता है भाई? यस सर। क्योंकि नमक क्या है आपका? आयनिक कंपाउंड है। और वाटर क्या है आपका भाई? पोलर कंपाउंड है। तो वाटर में भी चार्ज सेपरेशन आ रहा है और यहाँ फुल्ली चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों तरफ चार्ज आ रहा है, तो ये आराम से पानी में घुल जाता है। लेकिन जो बेंजीन होता है वो क्या है भाई? नॉन पोलर। तो ये क्या पानी में घुलेगा? पानी क्या है? नो सर। पोलर है, तो पानी में नहीं घुलता है। लेकिन जो आपका नेफ्थलीन है वो बेंजीन में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है भाई? क्योंकि ये भी क्या है? पोलर। और बेंजीन भी क्या था? नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर होंगे वो आपस में घुल जाएंगे, जो पोलर होंगे वो आपस में घुल जाएंगे। ठीक है हर्ष? सर ओके सर। हाँ, क्लियर नहीं है? सर पोलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? अरे आयन में फुल्ली चार्ज सेपरेशन होता है और पोलर में पार्शियल चार्ज सेपरेशन होता है। तो सर मतलब पता कैसे चलेगा कि इसमें मतलब फुल्ली जैसे HCl है वो भी मतलब H+ आयन है हाँ और जी, Cl- एच प्लस आयन आयन नहीं है। है, पार्शियल आयन लिखा मैंने यहाँ पे। पता है ऐसे चलेगा कि आपको देखना है कि भाई जो H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है बेटा बस, और वो S में होता है। तो वो न्यूक्लियस से बहुत नजदीक होता है, तो निकालना इजी नहीं है यहाँ पर आपके लिए। लेकिन जब आप Na की बात करते हैं तो Na के पास क्या है भाई? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे भाई, ये क्या होता है? Na में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Na में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। कॉम्बिनेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो बेटा क्या करता है? ये स्टेबल कॉम्बिनेशन अचीव करता है कि नहीं करता है? 2 बोल बेटा प्रियांशु। यस सर, यस और सर। Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो वो भी क्या करेगा? वो भी स्टेबल कॉम्बिनेशन अचीव कर लेगा। तो यहाँ यस पे सर। जब यहाँ पे इसने पूरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया है, तो जब पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हो तो क्या आते हैं आपके पास? फुल्ली चार्ज आ जाते हैं। और जब
पूरा टू डोनेट नहीं करते, क्या करते हो आप शेयर करते हो, तब पार्शियल चार्ज आता है। तो अगर बॉन्ड में पार्शियल चार्ज है तो पोलर बॉन्ड बोलते हैं, और चार्ज पूरा है तो उसे आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। हाँ भाई, क्लियर है हर्ष? यस सर। तो नीचे वन का था आपका लाइक डिसॉल्व लाइक, जिनका नेचर मैच करता है वापस में घुल जाता है, इनका मैच नहीं करता और नहीं घुलता। क्वेश्चन पूछ सकता है कि NaCl पानी में घुलता है बट बेंजीन में नहीं घुलता, क्यों? यस सर। क्यों नहीं घुलता बेंजीन में, बताओ। बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है, वहां पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो वो NaCl को नहीं घुल पाएगा क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है प्रियांशी, Yes, sir. राधे क्लियर बेटा? तो आपको दो सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरी पढ़नी है आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो पहले हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। तो पहला हेडिंग लिखेंगे आप सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। समझिए इसको एक बार, जैसे एग्जांपल लिया आपके पास, अभी आपके पास एक गिलास पानी, इसमें आपने शुगर ऐड करी स्टार्टिंग में, तो इस शुगर पानी में घुलती है या नहीं घुलती है? घुल जाती है। तो अगर शुगर पानी में घुलेगी तो शुगर की वाटर में कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो याद रखेंगे जब तक सॉल्यूट क्या होता रहता भाई, डिसॉल्व होता रहता है किसमें, सॉल्वेंट में, तो इस प्रोसेस को बोलते हो आप डिसोल्यूशन। जब तक सॉल्यूट पानी में घुलता रहता है उसको बोलते हो क्या आप, डिसोल्यूशन बोलते हो। ठीक है भाई, यहां तक? जब तक चीनी पानी में घुल रही है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, क्योंकि चीनी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, पानी में बढ़ती जा रही है। ठीक है ध्रुव? ध्रुव क्लियर है? ध्रुव आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो ध्रुव, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। राधे क्लियर है आपको? प्रियांशु यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलिए, एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपको लगता है कि चीनी पानी में नहीं घुल रही है, लगता है भाई? जब चीनी पानी में डालते जाओगे तो आपको लगता है चीनी पानी में नहीं घुल रही है कुछ पॉइंट बाद, आपने यस एक सर। चम्मच डाली, दो चम्मच डाली, तीन चम्मच डाली, बट एक्चुअल में होता क्या है, चीनी तब भी पानी में घुल रही होती है। जो आप शुगर ऐड करते हो वो पानी में घुलती रहती है, और जो शुगर पानी में घुली हुई है वो आपका क्रिस्टल फॉर्म में दोबारा अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। तो याद रखेंगे जब आपके सॉल्यूशन से सॉल्यूट क्या होने लग जाए भाई, सेपरेट आउट होने लग जाए, उस प्रोसेस को बोलते हो क्या आप, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको हम। तो जब तक सॉल्यूट पानी में घुल रहा है दैट प्रोसेस कॉल्ड डिसोल्यूशन, और जब पानी से आपका सॉल्यूट, मतलब पानी रहा हूं, आपके सॉल्यूशन से सॉल्यूट सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या आप, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां तक? तो जब हमें लगता है कि चीनी पानी में नहीं घुल रही है तो उस समय क्या होता है भाई, जो रेट होता है किसका, डिसोल्यूशन का, वो क्या होता है, इक्वल होता है रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का। तो जब घुलने का रेट और चीनी का बाहर निकलने का रेट सेम होगा तो क्या आपको लगेगा चीनी पानी में घुल रही है?
बोलिए। एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे क्या है, चीनी का घुलने का रेट और चीनी का निकलने का रेट पानी से वापिस बाहर सेम आ रहा है, तो क्या उस समय आपको लगेगा चीनी पानी में घुल रही है बच्चों? नो सर। तो उस समय आप कहाँ होते हो? उस समय आप डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होते हो। मतलब जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वही क्या है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब कहाँ पे इस समय अभी डायनामिक इक्विलिब्रियम पे हो, और इस पॉइंट पे जो भी आपकी कंसंट्रेशन होती है किसकी, सॉल्यूट की, वो क्या होगी भाई, मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसी पॉइंट को बोलते हो क्या आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट में घुल जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं उसको। तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ज्यादा कहां पर होती है, सैचुरेटेड स्टेट पे होती है, क्योंकि उस समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम होता है। आप कहाँ होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं। जितनी चीनी पानी में घुल रही है या जितना सॉलिड पानी में घुल रहा है, उतना ही क्या हो रहा है आपका वापस बाहर निकल रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हो क्या आप, क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन सॉल्यूशन बोल देंगे उस पॉइंट को आप। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछ सकता है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किस पॉइंट पे होती है, सैचुरेटेड पॉइंट पे होती है। उस समय रेट ऑफ डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सेम होता है। आप कहाँ होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो उस समय क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कि कितना सॉल्यूट पानी में घुल रहा है। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, कि पानी से सॉल्यूट वापस बाहर निकल रहा है। तो जब दोनों रेट इक्वल होंगे, आप कहाँ होते हैं, सैचुरेशन पॉइंट पे होते हैं। ठीक है प्रियांशी, Yes, sir. हर्ष क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो एक बार मैं पढ़ाया था, बस पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी एक बार। प्रियांशु स्क्रीन आ गई बेटा? प्रियांशु आपके सामने स्क्रीन आ गई? यस सर। तो देखो भाई, हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी, बात करें किसकी, सॉलिड इन लिक्विड में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। पोलर सॉल्यूट कहाँ बोलेंगे भाई, नॉन पोलर में, पोलर में? पोलर में। पोलर सॉल्यूट dissolves in a polar solvent and non-polar solute in a non-polar solvent। तो लिखा है पहला पॉइंट, when a solid is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration क्या होती है, increases in solution। this process known as dissolution बोलते हैं उसको आप। some solute particle in solution, जो कहाँ है भाई, सॉल्यूशन के अंदर है, क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद द सॉलिड सॉल्यूट से पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेट आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को भाई, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो लिखा है a stage is reached when the two process occur at the same rate। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों प्रोसेस सेम रेट से हो रही होंगी। Under such condition, number of solute particle going into solution will be equal to the solute particles separating out, and a state of dynamic equilibrium is reached। ठीक है भाई यहाँ तक? यस सर। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब ये घुल रहे हैं, क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बोलते हैं इसको आप, डिसोल्यूशन बोलते हो। जब सॉल्यूशन क्या कर रहा है, दोबारा सॉलिड सॉल्वेंट दे रहा है, क्या बोलेंगे इसको आप, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हो। तो लिखा हुआ है एट दिस स्टेज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट हो जाती है अंडर द गिवन कंडीशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, a solution is in which no more solute can be dissolved। वो सॉल्यूशन जिसमें ज्यादा सॉल्यूट आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। बात क्या समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. ध्यान से क्लियर है? Yes, sir. हर्ष क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आपके सामने है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं हम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हम बात कर रहे हैं किसमें,
सॉलिड इन लिक्विड में बात कर रहे हैं। तो आपका एक प्रिंसिपल था ली चैटलियर प्रिंसिपल, लास्ट ईयर चैप्टर था इक्विलिब्रियम। तो वहां पे प्रिंसिपल था आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है भाई कि अगर कोई भी रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिनमें डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज या चेंज इन एंथैल्पी क्या हो भाई, पॉजिटिव होती है, मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है जब सिस्टम। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपकी एंडोथर्मिक होती है, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपने एक गिलास पानी लिया, इसमें शुगर डाली 1 चम्मच और डाल के छोड़ दी। दूसरा गिलास पानी लिया, उसमें भी सेम अमाउंट पानी लिया, सेम अमाउंट शुगर डाली और उसको चम्मच से स्टर कर दिया। तो किस में चीनी जल्दी खुलेगी भाई, जिसको डाल के छोड़ दिया, जिसको स्टर कर रहे हो। सर्व कर रहे हो। तो स्टर करके क्या कर रहे हो भाई, इसको आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। यस सर। तो क्या कर रहे हो, उसको आप हीट कर रहे हो, है ना भाई। उसको आप घुमाओगे क्या करता है, सोचना थोड़ा वार्म होता है। तो भाई जब आपने क्या किया, तो ये रिएक्शन क्या है कि भाई एंडोथर्मिक है क्या नहीं है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं इसी पानी को गैस पे रख दूं तो क्या होगा भाई, चीनी और जल्दी खुलेगी, देर में खुलेगी। सर जल्दी धुलेगी। अगर इसको स्टोव पे रख दूं तो जल्दी खुलेगी। तो मतलब क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझ में आया राधिका। यस सर। तो याद रखेंगे, एक्सो में क्या होता है, उल्टा होता है। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपकी एक्सोथर्मिक होती है, मतलब डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो आपकी सॉलिबिलिटी है वो क्या होगी, उसमें डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई। ये सबको यस सर। प्रियांशी क्लियर है बेटा। यस सर। तो प्रियांशी पूछो, अगर मैं एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज करूं तो क्या होगा। सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सेम, अगर मेरे को एक्सो में सॉलिबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, वो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है प्रियांशु। यस सर। हाँ जी, क्लियर है आपको हर्ष। यस सर। और आपको पता है जो सॉलिड होते हैं, क्या उनको कंप्रेस कर सकते हैं क्या भाई। नो सर। तो क्या सॉलिड की सॉलिबिलिटी इन लिक्विड पे प्रेशर को इफेक्ट होगा। नहीं होगा। प्रेशर से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, नो इफेक्ट। तो देख लीजिए एक बार, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब से ऐसा में रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी। एंडो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। लिखा हुआ है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid because solid highly incompressible। ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग सामने है solubility of gas in liquid। तो भाई गैस का लिक्विड में घुलना, वो हम बात करते हैं एक बार। तो आइए एक बार, पहली बात तो ये है solubility of gas in a liquid। ये रिएक्शन क्या है, पहली बात तो बहुत ही एक्सोथर्मिक होती है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मैं पूछूं
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोलिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ी। याद रखेंगे, इनकी सोलिबिलिटी क्या होती है, गैस की लिक्विड में कम होती है अगर टेम्परेचर क्या करते हो आप, इंक्रीज करते हो, पहली बात तो। दूसरा, मेनली बात करेंगे प्रेशर पे बात करेंगे, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। देखो कैसे, समझिए। मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, यहां तक से पानी भरा हुआ है, यहां से कंटेनर क्या है, ये क्लोज है, क्या लगा है, मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ठीक है भाई, यहाँ पहले वेट था W1, मैंने क्या किया, सेम पिस्टन दोबारा लिया, इसके ऊपर एक वेट और रख दिया, W2 भी रख दिया, तो पिस्टन नीचे मूव करेगा भाई, बोलिए। आपने वेट बढ़ा दिया, पिस्टन नीचे मूव करेगा। यस सर। गैस के पार्टिकल अभी भी उतने ही है, तो गैस का प्रेशर लिक्विड पे यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा होगा भाई? गैस का प्रेशर लिक्विड पे फर्स्ट केस में ज्यादा होगा, सेकंड केस में ज्यादा होगा? सेकंड में। सेकंड में। और सिंपल, जब गैस यहाँ भरी हुई है तो कुछ कैसे होगी, पानी में घुली हुई भी होगी, तो यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा लग गया तो सोलिबिलिटी क्या होगी भाई, और बढ़ेगी घटेगी? यहाँ पे सेम अमाउंट गैस यहाँ है, सेम अमाउंट गैस यहाँ है, बट वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लग रहा होगा, किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, तो गैस के मोलिक्यूल ज्यादा अंदर जा रहे होंगे, तो गैस की सोलिबिलिटी पानी में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही भाई, जब प्रेशर बढ़ा रहे हो? सर बढ़ रही है। आपके घर में कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो आती है बच्चों, आती है? यस सर। जब स्टार्टिंग में पीते हो, फर्स्ट डे पीते हो तो आपको बहुत टेस्टी लगती है ना भाई, यस सर। सेकंड डे भी लगती है, थर्ड डे लगती है, फोर्थ या फिफ्थ डे में लगती है, वो सिर्फ ओनली स्वीट्स लगती है, बस बाकी कुछ नहीं लगता उसके अंदर, है ना भाई? यस तो ऐसा सर। हो क्यों रहा है, बताएंगे मुझे आप? सर गैस बाहर चली जाती है। क्योंकि आपने क्या कर रखा था, जब गैस का बोतल लेके आए थे बाहर से, पेप्सी बोतल लेके आए थे, तो वो सील पैक थी, यहाँ तो आपके पास क्या था, कोल्ड ड्रिंक भरी हुई थी, उसका जो ये ऊपर वाला स्पेस में क्या था भाई, हाई प्रेशर पे गैस भरी हुई थी, है ना भाई? इसमें जो रीजन खाली होता है वहां पे क्या भरी होती है, वहां गैस भरी हुई होती है, तो वो क्या होगा, गैस का प्रेशर बहुत हाई था, तो गैस की सोलिबिलिटी क्या थी भाई पानी के अंदर, बहुत ज्यादा थी, ज्यादा थी। फिर आप ढक्कन खोलते हो तो क्या होती है, गैस ऐसे बाहर निकलेगी, तो गैस का प्रेशर क्या हुआ भाई, कम हो गया, तो सोलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी गैस की पानी में, कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, आप ढक्कन खोलते हो, बंद करते हो, ढक्कन खोलते हो, तो क्या होता है, आपकी गैस निकल जाती है, इसलिए क्या होती है, लास्ट में आपको स्वीट लगती है। तो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो गैस का, कितना प्रेशर है गैस का इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, सॉलिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे, अगर आपका प्रेशर क्या है, हाई है, ऑफ गैस, कहां पे, ओवर द लिक्विड, सॉलिबिलिटी भी क्या होगी भाई, हाई होगी नहीं होगी? यस सर। बोले भाई सब ले रहे थे, तो ये कहा था किसने, हेनरीज ने कहा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेनरीज लो आ जाएगा। तो देख लीजिए एक बार फटाफट से, solubility of a gas and liquid, it depends upon the, पहला डिपेंड करता है इस पे, नीचे पे डिपेंड करता है इसके, गैस पे। कुछ गैस क्या होती है, पानी में ज्यादा घुलती है, कुछ गैस कम घुलती है। एग्जांपल है, आपका जो अमोनिया है वो पानी में ज्यादा घुल रहा है, क्यों घुल रहा है भाई, क्योंकि वो पानी से रिएक्शन करता है जाके, क्या फॉर्म करता है वो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। ऐसे भी पानी में ज्यादा घुलता है क्योंकि वो भी पानी से रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म कर लेता है भाई वो, हाइड्रोनियम आयन प्लस सिल्मा आयन फॉर्म कर लेता है। तो जो पानी से अगर रिएक्शन करते हैं वो पानी में ज्यादा घुलते हैं, जो पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं वो पानी से कम घुलते हैं। तो देखो, जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, पानी में स्लाइटली सोलेबल है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्वेटिक स्पीसीज पानी में सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, क्योंकि पानी में क्या होती है भाई, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है,
तो वो अपने गिल के थ्रू वहां से ऑक्सीजन ले लेते हैं। अराउंड 3.08 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर में इतनी ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। तो इतनी ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है किसके लिए? एक्वेटिक स्पीसीज के लिए। तो पानी से क्या करते हैं? ऑटो ले लेते हैं थ्रू गिल। समझ में आया सबको? यस सर। अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बता चुका हूं कि जो भी आप गैस को पानी में, गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व करते हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देयरफॉर solubility ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगी? ऑलवेज डिक्रीज ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों? प्रियांशी क्लियर है? यस सर। अगला फिर हमने है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हेनरीज लॉ आ गया यहाँ पे। तो हेनरी लॉ की 3 डेफिनेशन है। जो थर्ड डेफिनेशन आपको मेनली वो याद रखनी है, बट तीनों पढ़ लो एक बार। क्या कहता है? डेफिनेशन नंबर 1, दिस इफेक्ट इज गिवन बाय हेनरी। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, solubility ऑफ अ गैस इन लिक्विड, कि गैस की solubility लिक्विड में is directly proportional to the pressure of the gas over the solution at definite temperature। कि कितना प्रेशर है गैस का सॉल्यूशन के ऊपर एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी भाई गैस की? सॉल्युबिलिटी होगी। ओके, कह रहा है आप गैस की सॉल्युबिलिटी को आप दिखाते हो किससे? या तो उसको आप मोलिटी से शो करते हो, मोलिटी से, या उसको आप शो करते हो मोल फ्रैक्शन से। तो ये याद रखेंगे। अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात करें मतलब क्या है? कि गैस कितना पानी में घुल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा दिया मोलिटी क्या होगी? इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो m इजिकल टू क्या आ गया? k इंटू पी आ गया। k टाइप का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा मोलिटी होगी, तो मतलब उतनी ज्यादा क्या उसकी सॉल्युबिलिटी है। सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution। मोल फ्रैक्शन बताया था अभी मैं, क्या है ये भी? क्या है आपका? सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है। तो किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर किसी प्रोपोर्शनल है भाई? उसका पार्शियल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। एंड थर्ड डेफिनेशन मेनली ये याद रखेंगे आप, क्योंकि इसी से हेनरी लॉ का फॉर्मूला आपने निकाला है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वेपर फेज में, is directly proportional to mole fraction of the gas in solution। गैस में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो P गैस है is proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहां से P गैस इज इक्वल टू क्या जाएगा? KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और KH ही क्या है भाई आप लोगों का? हेनरीज कांस्टेंट है। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। और ये क्या है? कितनी गैस पानी में घुल गई है उसका मोल फ्रैक्शन। और ये क्या आपका? हेनरीज कांस्टेंट। तो प्लस फॉर्मूला आ गया क्या? पी गैस इज इक्वल टू के एच गैस इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है राधिका? यस सर। प्रूफ ठीक है? यस सर। ये देखो लिखा हुआ है क्या आपका? हेनरीज कांस्टेंट है। तो मैं आपसे पूछूं, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो वही पी इक्वल टू क्या आपके पास? के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। तो कह रहा है एट अ कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा है अगर मैं इसको फिक्स कर दूं भाई, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपका के एच बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन पे क्या असर पड़ेगा भाई? घटेगा, डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि इसका और इसका प्रोडक्ट जो है हमेशा वो सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला मान लो आपका प्रेशर 10 atm है, तो अगर के एच 20 है तो ये कितना होगा भाई कि 10 आ जाए? 1/10। 1/10। 20 में किस इंटू होगी 10 आ जाए भाई? ट्वेंटी में किस इंटू होगी 10 आ जाए बच्चों बताओ? 1/2। 1/2 मतलब किससे? 0.5 से। अगर मैं यस के सर। एच को बढ़ाऊं कितना कर दूं? 40 कर दूं, मुझे अभी भी 10 लाना है भाई, तो कितने इंटू करोगे इसको? 1/4 से इंटू करोगे भाई?
सर 0.25। अगर मुझे 100 करना है तो कितना बटा करना पड़ेगा मुझे? 0.1 करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हो आप? KH को बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है भाई? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो बोल सकते हो Yes, sir. अगर प्रेशर फिक्स है तो KH क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर KH बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? डिक्रीज होगी। ठीक है। और जो KH होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों? टेम्परेचर के होता है। तो याद रखेंगे अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH भी क्या होगा भाई? इंक्रीज होगा। और KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? घटेगी, डिक्रीज। घटेगी। तो उल्टा बोले अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो KH भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? बढ़ेगी। इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. प्रियांशु क्लियर है? प्रियांशु है नहीं क्लास में? है नहीं, चलो आज क्लियर है तक। Yes, sir. चलिए तो एक क्वेश्चन आएगा, आता के बाद आता लिखोगे क्वेश्चन क्या आएगा? वाई aquatic species feel more comfortable in cold water than hot water? बताइए भाई। एक्वेटिक स्पीसीज आपका कोल्ड वाटर में अच्छा फील करती है वार्म वाटर, बताइए क्यों? अभी समझाया उसके बारे में, समझिए अभी बताया मैंने अभी 2 मिनट पहले। बताओ भाई। सर सॉल्युबिलिटी की वजह से। हाँ, तो क्या होगा? वही तो पूछ रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, एक्वेटिक स्पीसीज जब पानी में होते हैं तो क्या करते हैं भाई? वो पानी से ऑक्सीजन गैस लेते ही लेते हैं। यस सर। तो कोल्ड वाटर है तो टेम्परेचर क्या है बच्चों? लो है। यस सर। तो केज भी क्या होगा? लो होगा। लो। तो ऑक्सीजन की पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। तो उनको आराम से ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन अगर पानी गर्म होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। केएच भी हाई होगा। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी बच्चों? लो होगी या नहीं होगी? यस सर। इसलिए क्या होगा? उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं Yes, होगा sir. हॉट वाटर में। समझ में आया राधिका? Yes, sir. अर्ज क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी प्रियांशी बेटा क्लियर है? Yes, sir. सेम क्वेश्चन पूछते आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं। Why aquatic species feel more comfortable in winter than summer? बताइए। टेम्परेचर अदर विंटर में कम होगा तो विंटर में टेम्परेचर कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। समर में टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी कम होगी। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ जी प्रियांशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. राधिका क्लियर है? Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे हेनरीज लॉ की, और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे फिर हम। ठीक है? यस सर। चलो ओके बाय बाय। बाय सर। बाय।